हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 10 प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन। बच्चों देखो, ये प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन ये सभी प्रकाश की घटनाएं होती हैं। तो हम इस अध्याय के अंदर प्रकाश की अलग अलग घटनाएं यानी कि प्रकाश का परावर्तन तथा प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश के परावर्तन से पहले ही अगर अपने देखें कि प्रकाश क्या होता है, तो बच्चों प्रकाश जो है यह ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश जो है क्या है बच्चों? ऊर्जा का एक रूप। अगर अपने प्रकाश की बात करें, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। अब इसके प्रकाश के भी अलग अलग भाग होते हैं। इसमें से एक भाग होता है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। कई भागों से मिलकर प्रकाश बना होता है, जैसे कि अवरक्त प्रकाश, एक्सरे, गामा रे, इंफ्रारेड, यूवी, इन सब से मिलकर बना होता है बच्चों प्रकाश। इनके अंदर से जो दृश्य प्रकाश होता है वो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। अब हम बात करते हैं बच्चों प्रकाश की घटनाओं की, कि प्रकाश की कौन कौन सी घटनाएं होती है। जैसे कि सबसे पहले अपने बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन। देखो बच्चों, परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक सतह के परावर्तक पृष्ठ, देखो बच्चों अगर मान लो मैं इस पृष्ठ के नीचे पॉलिश कर दूं, ऐसे इस पृष्ठ के नीचे अगर मैं कोई भी पॉलिश कर दे, तो इस पॉलिश के जो जस्ट विपरीत, जस्ट उल्टा जो इसका सतह होगी, उस सतह को बोला जाता है परावर्तक सतह। यानी कि यहां ये जो होगी वो क्या होगी बच्चों? परावर्तक सतह। यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण परावर्तक सतह से टकराती है और टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा बच्चों। प्रकाश का परावर्तन क्या हुआ? प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए, तो उसे क्या कहते हैं हम? प्रकाश का परावर्तन। आने वाली किरण को बोला जाता है बच्चों आपतित किरण, जानने वाली किरण को बोला जाता है परावर्तित किरण। और ये जो हमारी सतह है परावर्तक सतह के बिल्कुल लंबवत होता है अभिलंब। बिल्कुल लंबवत क्या होता है? अभिलंब। जैसा कि यहां लिखा है प्रकाश के परावर्तन में कि प्रकाश किरण का किसी चिकने पृष्ठ यानी कि परावर्तक सतह, जैसे कि शीशा, जल की सतह से टकराकर किसी कोण पर मुड़ जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाना है। यानी कि वो जो प्रकाश की किरण है अगर किसी कोण पर मुड़ जाती है, यानी कि मुड़कर दूसरी जगह में प्राप्त होती है, तो वो क्या होता है बच्चों? प्रकाश का परावर्तन। जैसे कि अपने शीशे से करते हैं बच्चों, जो शीशा होता है कई बार हम क्या करते हैं, उससे जो लाइट होती है उसको अलग अलग एंगल पर मोड़ते रहते हैं और अलग अलग जगह पर प्रकाश पहुंचा देते हैं, तो वो भी क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन। आगे देखते हैं परावर्तन के नियम। देखो बच्चों, परावर्तन का जो पहला नियम है वो है परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। यानी कि ये जो कोण है इस कोण के हमेशा बराबर होगा। ये होता है बच्चों आपतन कोण, यानी कि आपतित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है उसको बोलते हैं आपतन कोण, और परावर्तित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे बोलते हैं परावर्तन कोण। तो यहां क्या कह रहे हैं कि परावर्तन कोण यानी कि आर और आपतन कोण दोनों क्या होते हैं? बराबर। यानी कि कोण आई हमेशा बराबर होता है कोण आर के। पहला नियम हो गया हमारा परावर्तन का। अगली बात करते हैं कि आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होती है। जैसे कि बच्चों मान लो जो मेरी आपतित किरण है वो इस तल में आई और यही तल मेरा परावर्तक सतह का है, तो जो मेरी परावर्तित किरण होगी वो भी मुझे इसी तल में प्राप्त होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपतित किरण तो यहां आ रही है, परावर्तित किरण यहां प्राप्त हो रही है और परावर्तक सतह यहां है। यानी कि तीनों हमेशा एक ही तल में रहती है। परावर्तन के नियम सभी परावर्तक पृष्ठों पर समान रूप से लागू होते हैं। बच्चों इस बात का मतलब है कि परावर्तक सतह चाहे समतल हो, चाहे उबड़ खाबड़ हो या चाहे गोल हो, कैसी भी परावर्तक सतह हो, ये नियम हमेशा वैसे ही लगते हैं। यानी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों जो अभिलंब से कोण बनाएंगी वो हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे। आगे चलते हैं। गोलीय दर्पण।
देखो बच्चों, गोलीय दर्पण क्या होता है? जब हम किसी गोले के एक भाग को काटकर, जैसे कि मान लो बच्चों हमारे पास ये गोला है, हमारे पास ये एक गोला है और मैंने इस पूरे गोले के ऊपर एक पॉलिश कर दी और पॉलिश करने के बाद मैंने इतने गोले को काट दिया। ये इतने गोले को क्या कर दिया? मैंने काट दिया। तो अब मुझे जो सतह प्राप्त हुई है, तो ये मेरा क्या है? एक गोलीय दर्पण है। इसके अंदर मैंने क्या किया? जो पॉलिश थी वो बाहर की तरफ गई, यानी कि परावर्तक सतह मुझे अंदर की तरफ प्राप्त हुई। ऐसे ही मैं ऐसे भी कर सकता था। मान लो ये गोला है, इसमें मैं अंदर की तरफ पॉलिश कर देता ऐसे, और पॉलिश करने के बाद अगर मैं इतने गोले को काट देता, तो अब मुझे जो गोला प्राप्त हुआ है, इसकी जो बाहर की जो पृष्ठ है, ये कैसी पृष्ठ है बच्चों? परावर्तक सतह। यहां से अपने देख सकते हैं कि गोलीय दर्पण हम दो प्रकार के प्राप्त कर सकते हैं। एक के अंदर तो परावर्तक सतह जो होती है बाहर की तरफ है, और एक के अंदर परावर्तक सतह जो है हमारी वो क्या है? अंदर की तरफ है। गोलीय दर्पण में देखते हैं कि यदि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो, यानी कि परावर्तक पृष्ठ की बात कर रहे हैं, यानी कि बच्चों इसकी बात कर रहे हैं, यानी कि पॉलिश मैंने किस तरफ की है? बाहर की तरफ, यानी कि ये इसकी बात कर रहे हैं। अंदर की ओर वक्रित हो तो दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं, यानी कि ये जो दर्पण है बच्चों क्या हो गया हमारा? अवतल दर्पण। ऐसे ही और परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो, यानी कि ऐसे, तो ये जो बच्चों है ये हमारा क्या हो गया? उत्तल दर्पण। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के। एक तो है अवतल दर्पण और एक है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण कौन सा था? जिसकी बाहर की पृष्ठ पे पॉलिश की हो, यानी कि अंदर की पृष्ठ या जो धसी हुई पृष्ठ है वो परावर्तक सतह का काम करे अवतल, और बाहर की या उभरी हुई पृष्ठ जो है परावर्तक सतह का काम करे तो वो क्या है? उत्तल। तो दर्पण कितने पढ़ लिए हमने? दो प्रकार के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब हम बच्चों बात करेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, कि कैसे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं। मैं आपको यहां बनाकर दिखाऊंगा कि कैसे हम प्रतिबिंब बना सकते हैं। सबसे पहले अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, तो ये लो हम अवतल दर्पण बना लेते हैं। बच्चों ये हमारा एक अवतल दर्पण है और ये होती है बच्चों मुख्य अक्ष, इसे कहते हैं मुख्य अक्ष। ये जो दर्पण हमारा जिस गोले का कटा हुआ भाग है, उस गोले का जो केंद्र होता है ना बच्चों, वो कहलाता है वक्रता केंद्र। यानी कि देखो बच्चों, अगर मैं ये गोला पूरा करता तो ये कुछ ऐसा बनता, और इस गोले का जो केंद्र होता वो कुछ यही आता, तो वो ही केंद्र किसका होगा? इस वक्र भाग का केंद्र होगा। इसे कहते हैं वक्रता केंद्र। ये होता है बच्चों प्रकाश बिंदु, ये होता है प्रकाश बिंदु। वक्रता केंद्र है और प्रकाश बिंदु के जो बीच का जो बिंदु होता है ना बच्चों, ये होता है फोकस बिंदु। जैसा कि आपने यहां देखा, हमारी जो पहली कंडीशन थी, हम अलग अलग कंडीशन की बात करेंगे। सबसे पहले हमने वस्तु को कहां रखा है? अनंत पर। यहां देखो वस्तु अनंत पर है, तो अनंत पर रखी किसी भी वस्तु से प्राप्त जो किरणें होती है वो हमेशा समानांतर आती हैं। यानी कि मेरे पास कोई वस्तु अनंत पर रखी गई है और अनंत पर आने के बाद ये यहां से ऐसे टकरा रही है, तो परावर्तन के पश्चात बच्चों ये जो किरणें है ना, ये जाएगी फोकस बिंदु से। परावर्तन के पश्चात ये किरणें कहां से जाएंगी? फोकस बिंदु से। और परावर्तन के पश्चात जहां ये किरणें काटती है वहां क्या बनता है? प्रतिबिंब। यानी कि इस कंडीशन का, पहली कंडीशन का, जब वस्तु अपनी कहां है? अनंत पर है, तो अपना प्रतिबिंब कहां बना है? फोकस बिंदु पर बना है। अब बात आती है बच्चों प्रतिबिंब के आकार की, कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। ये होती है बच्चों मुख्य अक्ष। अगर प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से, यानी कि प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से कितना ऊपर या कितना नीचे बन रहा है, ये होता है उस प्रतिबिंब का आकार। पर यहां अगर मैं देखूं तो ये तो मुख्य अक्ष के ऊपर ही बन रहा है, यानी कि इसका आकार क्या हो गया? शून्य आकार हो गया। अगर ये मुख्य अक्ष से ऊपर बनता तो सीधा होता, मुख्य अक्ष से नीचा बनता तो उल्टा होता। यानी कि हमारी पहली कंडीशन क्या होगी कि जब वस्तु अनंत पर थी तो हमारा प्रतिबिंब कहां बना बच्चों? फोकस पर बना। प्रतिबिंब का आकार क्या था? अत्यधिक छोटा, यानी कि बिंदु आकार का। और देखो बच्चों, अगर ये परावर्तन के पश्चात वास्तव में काटे किरणें तो प्रतिबिंब वास्तविक, आगे मैं बताऊंगा आभासी क्या होता है। अभी अपन देखते हैं, यहां देखो वास्तव में काटती हुई नजर आ रही है, यानी कि प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है। तो प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है। आगे बढ़ते हैं दूसरी कंडीशन। यहां देखते हैं बच्चों, वापिस मैंने एक लिया अवतल दर्पण, ये हमारा क्या है?
मुख्य अक्ष, ये मैंने वक्रता केंद्र मान लिया, ये मेरा फोकस बिंदु हो गया और ये मेरा प्रकाश बिंदु हो गया। हमारी जो दूसरी कंडीशन है बच्चों वो क्या है कि जो वस्तु है वो क्या है, ये जो अपना वक्रता केंद्र है उससे परे, यानी कि कुछ यहाँ, मैंने मान लिया मेरी वस्तु कुछ यहाँ है। तो ये देखो बच्चों, एक जो समानांतर किरण है वो परावर्तन के बाद कहाँ से काटेगी, फोकस बिंदु से काटेगी। परावर्तन के पश्चात कहाँ से काटेगी, फोकस बिंदु से। एक बच्चों देखो, अगर जब मैं किसी किरण को वक्रता केंद्र से गुजारता हूँ तो वो परावर्तन के पश्चात वापस इसी दिशा में आ जाती है। ये देखो, मुझे वापस ये किरण इसी दिशा में परावर्तित मिलेगी, यानी कि इन दोनों किरणों ने परावर्तन के पश्चात कहाँ काटा है, कुछ इस जगह, या मैं ऐसे बोलूं कि वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में। जो प्रतिबिंब बना है मेरा कुछ इतनी हाइट का बना है, यानी कि इसकी हाइट जो है वो भी वास्तविक से क्या है, कम है। अच्छा, ऊपर बना है या नीचे, नीचे बना है, यानी कि कैसा बना है, उल्टा बना है। क्या वास्तव में काट रही है, यस सर, तो मतलब वास्तविक बना है। कहां बना है, वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में। तो ये देखो बच्चों, कार्बन से परे रखने पर प्रतिबिंब फोकस व वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है, छोटा भी बन रहा है और वास्तविक तथा उल्टा भी बन रहा है। आगे देखते हैं, अगली कंडीशन की बात करते हैं हम। यहां देखें, अपने बात करते हैं अगली कंडीशन की। इसमें देखो बच्चों, जो वस्तु जो है, इस बार हम वस्तु को रखेंगे वक्रता केंद्र के ऊपर। देखो बच्चों, जब वस्तु हमारी वक्रता केंद्र के ऊपर होती है, जैसे कि ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण, ये क्या है बच्चों, मुख्य अक्ष, इसको मैं क्या कह सकता हूं, मुख्य अक्ष। ये कोई हमारा वक्रता केंद्र, ये है फोकस बिंदु और ये है प्रकाश बिंदु। इस बार हमारी वस्तु कहाँ है, वक्रता केंद्र के ऊपर है। एक जो हमें पता है, समानांतर किरण जो होती है वो हमेशा फोकस से गुजरती है। ये देखो बच्चों, परावर्तन के पश्चात कैसे गई, फोकस से गई। एक बच्चों, जब किरण फोकस बिंदु से गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात बच्चों वो मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है, यानी कि मेरा प्रतिबिंब जो बना है वो कहाँ बना है, वक्रता केंद्र के ऊपर ही बन रहा है। अगर अपनी की हाइट देखें तो दोनों की हाइट भी बराबर आ रही है। क्या वास्तव में काट रही है परावर्तित किरणें, यस सर, परावर्तित किरणें वास्तव में काट रही हैं, और जब वास्तव में काटे तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक। यहां देखो, वक्रता केंद्र पर रखने पर प्रतिबिंब कहां बना, वक्रता केंद्र पर। कैसा बना, समान आकार का, और कैसा बना, वास्तविक तथा उल्टा। आगे देखते हैं। इस बार जब देखो बच्चों, इस बार अपने वस्तु को रखते हैं वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में। जब वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में रखी जाएगी तब प्रतिबिंब कहां बनेगा। ये है बच्चों हमारा अवतल दर्पण, ये मुख्य अक्ष, ये वक्रता केंद्र, ये फोकस बिंदु और ये प्रकाश बिंदु। इस बार जो वस्तु है वो हमने कहां रखी है, वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में। मुख्य अक्ष के समानांतर किरण परावर्तन के पश्चात हमेशा फोकस बिंदु से गुजरती है। फोकस बिंदु से गुजरती हुई रेखा परावर्तन के पश्चात हमेशा सीधी रेखा के अंदर परावर्तित हो जाती है। ये बच्चों कुछ यहाँ काट रही हैं, तो आप साफ साफ देख सकते हैं इस बार जो प्रतिबिंब बना है वो वक्रता केंद्र से परे है, वास्तविक वस्तु से बड़ा है, उल्टा है और वास्तविक है, क्योंकि वास्तव में काट रही है। ये देखो बच्चों, कार्बन तथा वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में, वक्रता केंद्र से परे, आवर्धित यानी कि बड़ा, वास्तविक तथा उल्टा। इसी प्रकार बच्चों देखो होता क्या है, जैसे जैसे मैं वस्तु को आगे लेके जाऊंगा प्रतिबिंब पीछे बढ़ता जा रहा है और साथ में क्या होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। अब हम बात करेंगे हमारी लास्ट जो कंडीशन बनती है यहाँ उसकी। बच्चों देखो हमारी जो लास्ट कंडीशन है वो है जब वस्तु हमारी प्रकाश बिंदु और फोकस के बीच में हो। यहां देखो बच्चों, ये हमारा है अवतल दर्पण, ये हमारा प्रकाश बिंदु, ये हमारा फोकस बिंदु और ये हमारा वक्रता बिंदु। वस्तु कहां है अपनी, फोकस व प्रकाश बिंदु के बीच में। समानांतर रेखा परावर्तन के पश्चात हमेशा कहां से गुजरती है, फोकस बिंदु से। जब बच्चों एक किरण को, एक प्रकाश की किरण को
इसके मूल बिंदु यानी कि प्रकाश बिंदु पर आपतित किया जाता है तो ये और ये कोण हमेशा बराबर रहते हैं। तो बच्चों देखो ये दोनों दूर दूर जा रही हैं, क्या कभी ये आपस में काट पाएंगी? और काट नहीं पाएंगी तो क्या कभी प्रतिबिंब बनेगा? कभी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। पर यहाँ देखो बच्चों, जब मैं इन्हीं रेखाओं को पीछे बढ़ाता हूँ, जब इन्हें पीछे बढ़ाया जाता है तो बच्चों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ यहाँ काट रही हैं और सिर्फ महसूस हो रहा है। क्या वास्तव में काट रही थी? नहीं, मतलब सिर्फ महसूस हो रहा है, यानी कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी। आप देख सकते हो ये सीधा है या उल्टा? सीधा। छोटा है या बड़ा? बड़ा। तो ये देखो बच्चों, दर्पण के पीछे मतलब दूसरी साइड में बड़ा और आभासी तथा सीधा। तो ये थे बच्चों अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब हम बात करते हैं अवतल दर्पणों का उपयोग। जैसा कि बच्चों हमने देखा अवतल दर्पण जो है यह छोटी वस्तु का बड़ा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब देता है। यहां देखो वस्तु इतनी सी थी तो इसका सीधा और बड़ा और आभासी प्रतिबिंब इसने क्या दे दिया? बड़ा दे दिया। तो अब देखते हैं हम इसके उपयोग इसी आधार पर। टॉर्च, सर्चलाइट एवं वाहनों की हेडलाइट्स में प्रकाश का शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज प्राप्त करने में। देखो बच्चों होता क्या है, आपने देखा होगा टॉर्च जो होती है वो बिल्कुल अवतल दर्पण की तरह होती है। उसके अंदर एक प्लेट लगी होती है और उसके बीच में एक छोटा सा बल्ब बोल सकते हैं अपने, वो लगा होता है। जब उससे प्रकाश जो वो बल्ब होता है ना बच्चों, वो उसके फोकस बिंदु पे लगा होता है और जब वस्तु को फोकस बिंदु पे रखते हैं ना तो उससे बनने वाला प्रतिबिंब बनता है अनंत पर। अनंत पर यानी कि किरणें क्या जाएंगी? समानांतर। तो ये अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा? समानांतर पुंज प्राप्त हो जाएगा। शेविंग दर्पण में देखो बच्चों, शेविंग दर्पण में कैसे उपयोग करते हैं? जैसे अपनी जो शेव है वो छोटी है, जब इस छोटी वस्तु का जब मैं बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त कर लूंगा तो मुझे शेविंग में क्या हो जाएगी? आसानी होगी। दंत विशेषज्ञों द्वारा दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने में, जैसा कि यहां हुआ, बिल्कुल वो भी क्या करेंगे? दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखेंगे। सौर भट्टी में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने में, सूर्य लगभग हमारे अनंत दूर है और अनंत से आने वाली वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? फोकस पर, यानी कि पूरे के पूरे प्रकाश को कहां केंद्रित कर देगा? फोकस पर केंद्रित कर देगा। अब बात करते हैं बच्चों उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, कि उत्तल दर्पण कैसे प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण बच्चों ये हुआ, ये हमारा क्या है? उत्तल दर्पण। ये हमारा मुख्य अक्ष, इस बार हमारा फोकस बिंदु इस तरफ आ जाएगा बच्चों, क्योंकि हमें पता है जो गोला बन रहा है वो इस तरफ बनेगा। अच्छा, अब हम पहली कंडीशन की बात करते हैं, जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पर हो। अनंत पर से आने वाली किरणें हमेशा समानांतर चलती हैं। तो ये लो बच्चों, अब देखो बच्चों हमें साफ साफ पता है ये किरणें क्या हो जाएंगी? फैल जाएंगी। तो ये देखो बच्चों, क्या ये दोनों कभी काटेंगी? नहीं सर, ये दोनों दूर दूर जा रही हैं तो ये कभी भी नहीं काटेंगी। पर मैं जब इन्हें पीछे बढ़ाता हूं तो ये देखो बच्चों, पीछे बढ़ाने पर ये मुझे फोकस बिंदु पर काटती हुई नजर आ रही हैं, वास्तविकता में नहीं काट रही। यानी कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी। अच्छा, मुख्य अक्ष से ऊपर बनाए या नीचे? नहीं सर, मुख्य अक्ष के ऊपर ही बनाए, यानी कि बिंदु आकार का। तो ये देखो बच्चों, जब वस्तु अनंत पे होती है तो प्रतिबिंब कहां बनता है? फोकस पर, दर्पण के पीछे, अत्यधिक छोटा यानी कि बिंदु आकार का, और आभासी तथा सीधा। इसकी दूसरी कंडीशन की बात करते हैं बच्चों अपने। इस बार देखो बच्चों, वस्तु को कहीं भी रख लो, जैसे कि ये अपना क्या है? उत्तल दर्पण, ये अपना क्या है? फोकस, ये अपना क्या है? वक्रता केंद्र। इस बार वस्तु को कहीं भी रखो, मैंने मान लिया वस्तु को मैंने यहां रखा, एक समानांतर रेखा गई, ये हमेशा ऊपर की तरफ जाएगी और कहां से काटते हुए नजर आएगी? फोकस बिंदु से काटते हुए नजर आएगी। एक रेखा को मैंने इसके प्रकाश बिंदु पर आपतित किया और प्रकाश बिंदु पर आपतित करने पे ये इतने एंगल पे, जितना ये इतने पे ही मोड़ देती है। क्या ये दोनों किरणें कभी काटेंगी? नहीं काट सकती, क्योंकि दोनों दूर दूर जा रही है। जैसे ही मैंने इसको पीछे बढ़ाया तो पीछे बढ़ाने पे ये कुछ यहां काट रही है, यानी कि प्रकाश बिंदु है फोकस के बीच में काट रही है। तो यहां देखो बच्चों, वस्तु का साइज बड़ा है, प्रतिबिंब का साइज क्या है? छोटा है। यानी कि बड़ी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, फोकस व प्रकाश बिंदु के बीच में प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो ये देखो बच्चों, जब अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच में वस्तु कहीं भी रखी हो तो जो प्रतिबिंब बनेगा वह प्रकाश बिंदु तथा फोकस के बीच में बनेगा। ये देखो, ये जो प्रतिबिंब है सीधा और
आभासी बन रहा है। तो ये था बच्चों हमारा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब हम आगे बढ़ते हैं। उत्तल दर्पणों का प्रयोग, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, उत्तल दर्पण एक बड़ी वस्तु का छोटा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो हम इसी प्रॉपर्टी का उपयोग इसके उपयोग में करेंगे। जैसे कि वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा वह आभासी प्रतिबिंब बनाता है। इससे ड्राइवर पीछे आ रहे ट्रैफिक एवं पीछे के विस्तृत, यानी कि एक बहुत बड़े क्षेत्रफल की बात कर रहा है, को देख पाता है। क्योंकि हमें पता है बच्चों कि जो उत्तल दर्पण होता है ये एक बड़े क्षेत्र का छोटा प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि उसके छोटे से उत्तल दर्पण में वो पूरा दिखाई दे जाएगा। इनका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक होता है, इसलिए सड़कों के अंधे मोड़ पर भी प्रयोग किया जाता है। स्ट्रीट लैंप्स में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह प्रकाश को विस्तृत क्षेत्र में फैला देते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों दर्पण सूत्र की, कि दर्पण सूत्र क्या होता है। देखो बच्चों यहाँ एक है एफ, एफ का मतलब होता है बच्चों फोकस दूरी, एफ का मतलब होता है फोकस दूरी। वी है, वी का मतलब होता है बच्चों प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब की प्रकाश बिंदु से, प्रतिबिंब की प्रकाश बिंदु से दूरी। और यहां बच्चों यू का मतलब होता है बिंब, यानी कि वस्तु, बिंब की प्रकाश बिंदु से, बिंब की प्रकाश बिंदु से दूरी। तो ये होता है बच्चों हमारा दर्पण सूत्र, यानी कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, इसे कहते हैं बच्चों दर्पण सूत्र। आगे चलते हैं। गोलीय दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी। देखो बच्चों यहाँ ये f, v और u जब इनके मान रखे जाते हैं ना, तो ये हमेशा इनके चिन्ह के साथ रखे जाते हैं कि कौन सा पॉजिटिव आएगा यानी कि धनात्मक आएगा और कौन सा ऋणात्मक आएगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, इसके लिए जानते हैं अपने गोलीय दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी। जैसे कि मान लो बच्चों ये हमारे एक अवतल दर्पण है, तो जब इस दर्पण से इस तरफ कोई भी वस्तु रखी होगी या इस तरफ जो भी चीज आएगी वो हमेशा क्या लेंगे अपने ऋणात्मक, नेगेटिव, और इससे इस तरफ जो कुछ भी रखा होगा वो हमेशा क्या लेंगे अपने धनात्मक। जैसे कि बच्चों हमारे होता है, ये होता है, देखो बच्चों ये होता है एक्स अक्ष और ये होता है वाई अक्ष, और ये होता है बच्चों माइनस एक्स अक्ष और ये होता है माइनस वाई अक्ष। तो ये बच्चों ऐसे मान सकता हूं, इसको मान लो वाई अक्ष और इसको मान लो एक्स अक्ष, इसको मान लेते हैं अपने एक्स अक्ष, और ये होता है मूल बिंदु। तो मूल बिंदु से इस तरफ की जितनी भी दूरियां होती हैं सब धनात्मक होती हैं, मूल बिंदु से इस तरफ की सब दूरियां ऋणात्मक होती हैं, मूल बिंदु से ऊपर की दूरियां धनात्मक होती हैं और मूल बिंदु से नीचे की दूरियां ऋणात्मक। तो यही बातें यहां इन्होंने बता रखी है। आगे चलते हैं। आवर्धन। देखो बच्चों आवर्धन का मतलब क्या होता है। आवर्धन का मतलब होता है कितना आवर्धित प्रतिबिंब बन रहा है। आवर्धित का मतलब बड़ा या छोटा, यानी कि हमारी जो वस्तु है, वस्तु की अपेक्षा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कितना आवर्धित है। आवर्धन, आवर्धन को m से दर्शाते हैं। ये होता है बच्चों, अगर अपने बात करें m जो होता है ये होता है प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार बटा बिंब का, बिंब का आकार, यानी कि वस्तु के आकार का कितना गुना है प्रतिबिंब, वो क्या कहलाती है उसकी आवर्धन। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं h डैश बटा h। यहां h डैश क्या हो गया प्रतिबिंब का आकार और h क्या हो गया बिंब का आकार। तो बच्चों इस अध्याय में अभी तक हमने दर्पण के बारे में पढ़ा, परावर्तन के बारे में पढ़ा। परावर्तन का उपयोग हमने दर्पण में किया। गोलीय दर्पण दो प्रकार के पढ़े, एक तो अवतल दर्पण था, एक उत्तल दर्पण था। अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण सीखा कि कैसे हम इनसे प्रतिबिंब बना सकते हैं, इनका उपयोग देखा। अब बच्चों इस अध्याय के अगले भाग में हम देखेंगे अपवर्तन के बारे में।
लेंसों के बारे में, उनका क्या प्रभाव होता है, कैसे हम उन्हें जोड़ सकते हैं, अपवर्तन क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे हमारे इस अध्याय के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।